हम प्रीवियस डेटा कलेक्ट करेंगे जो जिस पे रिसर्च थीसिस निकल चुके रहते हैं। डेटा का स्टेप तो तीसरा चौथा पांचवा ये डेटा थोड़ी कर लेंगे मैम। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये सब देखेंगे। और बताओ मैम कौन कौन से क्राइटेरिया पे वो वन बाय वन बोलो करके सही बता रहे हो। बस हम थोड़ा सा तुम लोग के आंसर को टेक्निकली और लॉजिकली सही कर रहे हैं। ब्रॉड एरिया चुनने के बाद क्या करेंगे मैम? उसका केस स्टडी ये बड़ी गड़बड़ है भाई ऑनलाइन में। हाँ पहले लेडीज फर्स्ट जो अभी आंसर कर रहे थे पहले वो बताओ, उसके बाद फिर करना बताओ। मैम उस पर्टिकुलर एरिया था हमेशा या तो वॉइस एकदम वो हो जा रही है या एक साथ 2-3 आवाजें आ रही है। कोई बात नहीं, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ये सही बताया कि सबसे पहले हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम जिस एरिया में शोध करना चाह रहे हैं अगर वो एरिया में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो उस रिसर्च को करने का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई आउटकम नहीं होगा। कोई कम्युनिटी सोसाइटी में जो है वो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इवन चाहे शॉर्ट डिसर्टेशन हो, चाहे लंबा पीएचडी हो, चाहे कोई फंडेड रिसर्च हो, सबसे पहले ये जरूरी है कि वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आना चाहिए। अब जैसे हमारा एरिया ओबी ऑक्यूपेशनल हेल्थ का है तो हमारे पास जो भी दूसरे एरिया के बच्चे आते हैं तो हम पहले उनको समझाते हैं कि अपना एरिया रिटेन कीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें काम करने, सिर्फ किसी के कहने पे नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर आप बहुत बार क्या होता है कि हम गलत टॉपिक या गलत एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो रिसर्च आउटकम आना चाहिए वो आउटकम नहीं आ पाता है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी फॉर्मल रिसर्च इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहला ये है कि हम क्या जानना चाहते हैं, क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन है जिसका हमें उत्तर प्राप्त करना है थ्रू डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। सो द वे यू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम डिटरमाइंस ऑलमोस्ट एवरी स्टेप दैट फॉलोज। और सोशल साइंस के रिसर्च में जो है इट इज कंसंट्रेटेड अराउंड 4 P। 4 P का ध्यान रखते हैं, उसी पे सारा हमारा रिसर्च फोकस होता है। पहला है पीपल, आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है, कि आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स क्या है। जैसे अभी उत्तर मिला कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट रूरल वुमेन हो सकती है, या अल्कोहलिक आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, आपको अल्कोहलिक ग्रुप हो सकते हैं, कोई मेंटल प्रॉब्लम का ग्रुप हो सकता है, या आपके जो अगर कोई जेंडर डिफरेंसेस देखना चाहते हैं तो मेल एंड फीमेल हो सकते हैं। एडोलेसेंट्स पे करना चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स से तो आपको टारगेट एडोलेसेंट्स से नहीं हो सकता है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव में आपको टारगेट पॉपुलेशन क्या है उसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं, किस ग्रुप पे काम कर रहा है। सेकेंड P इज रिलेटेड विद रिसर्च प्रॉब्लम, जिसकी हम लोग आज बात करेंगे कि problems examine the existence of certain issues or certain problems relating to their lives, to a certain attitude of a group of people towards an issue. Then बहुत बार हम अपने रिसर्च में कुछ इंटरवेंशन प्रोग्राम को लाते हैं कि हम उनकी प्रभावशीलता देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई इंटरवेंशन कोई एजुकेशनल प्रोग्राम फायदा है कि नहीं है। एंड लास्ट इज फिनोमेना to establish the existence of regularity means कि हम जो भी फिनोमेना स्टडी करवाना चाह रहे, जो भी वेरिएबल्स ऑफ हमारे इंटरेस्ट है के बीच में क्या रिलेशन आया, और ये फिनोमेना जो है जैसा
आपका रिसर्च का टाइप होगा, डिस्क्रिप्टिव में कुछ और होगा, कोरिलेशनल में कुछ और होगा, एक्सपेरिमेंट्स लैब में कर रहे हैं उसमें कुछ और होगा। तो सोशल साइंसेस में we are concerned with people, we are concerned with research problems, we are also concerned with introducing some intervention programs and evaluating its effectiveness, and we are interested in studying some phenomena of interest. In practice, most research studies are based upon at least the combination of two things. सबसे पहला क्या है कि बहुत सारे स्टडी में हम स्टडी पॉपुलेशन और सब्जेक्ट एरिया है उसको हम पॉज कर सकते हैं। स्टडी पॉपुलेशन जैसा हमने अभी बताया कि ये आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं, आपका स्टडी पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकता है, 2 कम्युनिटीज हो सकता है, कंपैरिजन। सो स्टडी पॉपुलेशन प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन और यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। हम इन्हीं लोगों के बारे में, जैसे अभी आप लोगों ने डेटा कलेक्शन की बात करी, हम इन्हीं रिसर्च पार्टिसिपेंट्स पे डेटा कलेक्शन करते हैं। सेकंड इज द सब्जेक्ट एरिया। सब्जेक्ट एरिया में आपके कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप करना चाहते हैं, भी आगे हम लोग देखेंगे। हम कई तरह से अपने रिसर्च कर सकते हैं, चाहे हम कोरिलेशनल कर सकते हैं, 2 वेरिएबल में क्या 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 एसोसिएशन है, चाहे हम 2 ग्रुप का कंपैरिजन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, कि अगर किसी इंटरवेंशन का हम प्रभावशीलता देखना चाहते हैं तो हमने 2 ग्रुप लिया, एक में इंटरवेंशन दिया, एक में नहीं दिया, एंड फिर कंपेयरिंग। और इस तरह से 2 से 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, तो हम ग्रुप की कंपैरिजन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देख सकते हैं लैब में, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती है। इसी तरह से हम कुछ प्रोफाइल एनालिसिस भी कर सकते हैं कि वेदर द सेट्स ऑफ दे आर डिफरेंशिएटेड। अगर कहने का मतलब ये हो कि क्या अगर मेरे पास 2 ग्रुप है तो वो किन किन वेरिएबल पे एक दूसरे से भिन्न है। तो प्रॉब्लम्स आपकी आगे आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे कि बहुत रूपों में इमर्ज कर रहे हैं। देन प्रोग्राम मीन्स कंटेंट हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, आउटकम्स हुआ, एट्रीब्यूट्स हुआ, कंज्यूमर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। तो प्रोग्राम आपका क्या है, या जो भी आपका रिसर्चर का जो ग्रुप है वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। और फिनोमिनन में हमने जैसे बताया कि हम या तो कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, या नॉन एक्सपेरिमेंटल में कुछ दूसरे तरीके से। तो कहने का मतलब हम कुछ ना कुछ फिनोमिना की, कुछ ना कुछ इवेंट की हम स्टडी करना चाहते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी 3 चीज है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक ट्रबलिंग, एक कंफ्यूजिंग कंडीशन होती है। वो रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, और यही उत्तर आप अपनी शोध में खोजेंगे। जैसा आपने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी देखा कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू फाइंडिंग आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एक ट्रबलिंग, परप्लेक्सिंग, एक कंफ्यूज्ड कंडीशन होती है जिसका उत्तर आपको नहीं पता। अब उस रिसर्च प्रॉब्लम हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं कि उस स्टेटमेंट में हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, और ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इंडिकेटिंग द नीड फॉर स्टडी। और ये जो रेशनल है, जो आपको जो बड़े जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, ये प्रोजेक्ट किसी सिग्निफिकेंस पे मिलता है। जैसा हमने बताया कि जो इंट्रोडक्टरी क्लास में कि जो भी आपका शोध है उसका थ्योरेटिकल लाभ होना चाहिए। आप जिस भी, जैसे आपने विमेंस हेल्थ पे काम किया तो उस एरिया में नए थ्योरी, नए लॉज, नए असम्पशन, कुछ नई चीजों का एड ऑन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उस शोध की फाइंडिंग को आप रूरल विमेन की हेल्थ सुधारने में उसका उपयोग कर सके कि हमारे रिसर्च में ये परिणाम आए हैं, इन परिणामों को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपने समाज का, कम्युनिटी का उद्धार कर सकते हैं। कि ये जो नीड ऑफ द स्टडी है, ये किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में बहुत इम्पोर्टेंट है।
और जो भी आपको फंडिंग मिलती है वो, या जो भी आपके स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा यूजीसी देती है, सीएसआईआर देती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देती है 10-10 लाख करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट, वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपका शोध समाज का कल्याण कैसे करेगा, आपका शोध आपकी फील्ड को कैसे आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर किसी रिसर्च का कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं तो उसको करने से क्या फायदा है। अभी हमने जो ओबी और इसके एरियाज में बहुत सारे हमारे जो रिसर्च है, ठीक है, हम उसको बहुत उस तरह से एक्शन रिसर्च नहीं कर पाए, लेकिन जब हमारा काम खत्म हो गया तो हम जो भी अथॉरिटीज थे उनसे मिले और उन्होंने सी दीज आर द फाइंडिंग्स। अब अपने एम्प्लॉयज कैसे एम्पावर कर सकते हैं, ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेस कम रखना जरूरी है, एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ उस शोध का ये परिणाम आया। अब ये बात अलग है कि अगर वो मांगते तो हम उनको देते और उसका वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम को हम स्टेटमेंट देन रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, स्पेसिफिक क्वेरीज द रिसर्चर वांट्स टू आंसर इन एड्रेसिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो क्वेश्चन मार्क में होता है कि जैसे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्रेस ऑन देयर हेल्थ, क्वेश्चन मार्क, कि एम्प्लॉयज के तनाव का उनके हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, ये रिसर्च क्वेश्चन है। इसको हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्रेस ऑन देयर हेल्थ। तो इसमें क्या, टू एग्जामिन, टू नो, टू एसेस, इस तरह आगे भी हम सब बताएंगे कि कैसे हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे हम क्वेश्चन मार्क में भी उसको एड्रेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होती है कि शोध की शुरुआत कहाँ से होती है। शोध की शुरुआत का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आपको अपने एरिया के बारे में कुछ बातें नहीं पता है, कुछ फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, आपके समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न है जो अनुत्तरित है, जिसका आंसर आपको नहीं पता है, जिसका आंसर पूछना है। So a scientific inquiry starts when we have already collected some knowledge and that knowledge indicates that there is something we don't know. हम इसको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं कि अभी हमने वर्किंग विमेन की प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे पीएचडी कराई है। तो जब हम रिव्यू करने चले तो हमने उसमें देखा कि जितनी भी स्टडीज मैक्सिमम सब मेडिकल लाइन में है कि अगर एक बच्चा जिसका बर्थ वेट कम होता है तो उसका रीजन मेडिकल बताया कि ये बीमारी, इन्फेक्शन, डाइट एंड वेट ज्यादा होना, तो सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स बताया कि दे आर रिस्पांसिबल फॉर लो बर्थ वेट। लेकिन जब हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी है कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फैक्टर्स कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, जैसे एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, सपोर्ट का कम मिलना हुआ, वर्किंग वुमेन का कंटेक्स्ट था तो उसमें ये भी पाया गया कि उनके सुपरवाइजर्स जो सपोर्टिव थे तो उसमें तो बर्थ नॉर्मल हुआ, लेकिन जिनके सपोर्टिव नहीं थे, जो स्ट्रेस्ड वुमेन थी, तो उनके जो बेबीज डिलीवर हुए तो वो लो बर्थ वेट थे। ये इतना टिकलिश पीएचडी था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा होने से पहले ये सारे पैरामीटर्स की स्टडी हुई, उसके बाद उनका बर्थ जब बेबी डिलीवर हो गया उसके सारे पैरामीटर्स लेके भी हम कंपेयर। तो यहाँ पे इतना उदाहरण देने का मेरा जो उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, कुछ हमारा ज्ञान अधूरा था, इसके लिए वहां पे रिसर्च प्रॉब्लम आई। तो that the knowledge, if it is incomplete, if you have collected some knowledge and that knowledge indicates that there is something you don't know, you don't have enough information to answer a question, so in either case you have a research problem. तो ये जो रिसर्च की प्रॉब्लम है
ये जो फॉर्मल रिसर्च है इसकी शुरुआत है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। So the formulation of a problem is especially important because it guides us in the remaining. शुरुआत क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. जो ज्ञान आपने कलेक्ट किया, that knowledge is incomplete and there the problem arises. So the problem is the point where the formal research originates. So define हम प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम we are using the term problem in the context of research. तो एक बार हमें याद है कि हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सेट किया था, तो उसमें give the definition and sources of problem. तो लोगों ने प्रॉब्लम लिखा हुआ था। तो कुछ जो बच्चे जो कभी क्लास नहीं करते वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम जिसको जैसे मनाया बहुत सारे, तो क्लास में भी हम डिसाइडेड तो यहाँ पे सारे जगह पे डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ये इम्प्लाइड है कि जहाँ आज की क्लास में जब हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो वी आर मेनली कंसर्न विद रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना कि प्रॉब्लम को मतलब कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी, बाहर से बंद कर दो बेटा। तो व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम? इट इज अ क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन। आपका रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा सवाल है कि जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, उत्तर खोजना है, और ये किसी भी तरह से फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के रूप में भी फ्रेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी फ्रेम कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम इज इंटरोगेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट which expresses the relationship between two or more than two variables. अब जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि जैसे to examine the relationship between employees stress and health. एक वेरिएबल स्ट्रेस है, दूसरा वेरिएबल हेल्थ है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ये कोरिलेशनल स्टडी का एग्जांपल है। हम कोरिलेशन निकाल करके देख लेंगे कि क्या तनाव ज्यादा है तो हेल्थ प्रॉब्लम भी ज्यादा है, क्या तनाव कम है तो हेल्थ प्रॉब्लम भी कम है। तो प्रॉब्लम मोस्टली जब हम लिखते हैं तो वो एक्सप्रेस करता दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो। So the most difficult aspect of research is formulating a clear, concise and manageable research problem. और हमारा तो अपना ये मानना है रिगार्डिंग टाइम फ्रेम कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को अभी आगे आप देखेंगे ब्रॉड एरिया के सिलेक्शन से लेके आपको फाइनल जो रिसर्च प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स बनी उसमें कम से कम बहुत समय लगता है। पर एक बार फ्रेम किया, रिवाइज किया, रिवाइज किया, डबल चेक किया, उसके बाद आपकी 4 या 5 सब ऑब्जेक्टिव के साथ हाँ ये ऐसे इशू है जो अनएक्सप्लोर्ड है, इसका उत्तर आपको खोजना। सो इन अ कन्वेंशनल सेंस a research problem is a set of conditions needing discussion, solution and information. A research problem that can be investigated through collection. और ये research problem का कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? हम डेटा का कलेक्शन करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, और उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसका थ्योरेटिकल और सोसाइटल प्रैक्टिकल दिन प्रतिदिन के जीवन में उसकी सार्थकता होनी चाहिए। So research always originates from the need felt by individuals in a social setting. तो ये प्रॉब्लम क्या है? इट इज बेसिकली एक गैप है, व्हाट इज क्या है और क्या होना चाहिए। तो क्या नॉलेज है और क्या होना चाहिए, जो गैप है ये गैप रिसर्च प्रॉब्लम ब्रिज करता है, और इसी गैप को जब हम फुलफिल करते हैं तो जो है हमको नए ज्ञान का नया ज्ञान जनरेट होता है, हमारे रिसर्च का उत्तर मिलता है, और थ्योरेटिकल और
प्रैक्टिकल उसका सिग्निफिकेंस पता चलता है। सो द प्रॉब्लम इज द एस्पेक्ट, इसीलिए रिसर्चर बहुत वरी होता है, बार बार वो सोचता है क्या इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे करना है, कैसे फॉर्मुलेशन करेगा। अभी आगे इसके स्टेप्स हम लोग देखेंगे। सो अ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइज योर डेस्टिनेशन बिफोर अंडरटेकिंग अ जर्नी। अब आपको पता है कि आपको बनारस से लखनऊ तक जाना है, आपने जर्नी नहीं की है लेकिन आपको अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य पता है। अब आप उस लक्ष्य तक पूरा कैसे करेंगे, तो ये पूरा बनारस से लखनऊ तक पहुंचने की जो भी स्टेप्स होगी वो स्टेप्स आप रिसर्च प्रॉब्लम के उसमें कैरी करेंगे। तो आपको डेस्टिनेशन पता है, आपने जर्नी अभी शुरू नहीं करी है, और जर्नी की शुरुआत आपकी फॉर्मल रिसर्च के रूप में होगी। रिसर्चर्स ने बताया है कि रिसर्च प्रॉब्लम किन किन रूप में मैनिफेस्ट होती है, किन किन रूप में प्रकट होती है, या रिसर्चर को पता चलता है। तो सबसे पहला है, पहला और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वे है जिसमें प्रॉब्लम पता चलती है, a noticeable gap in the results of investigation। जब आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसके बाद आप क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हमने अर्ली क्लास में बताया था कि लिटरेचर रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पूरा, जिसको कहते हैं ना कि पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा पता चलता है कि उस फील्ड में क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए। तो जब आप रिव्यू पढ़ते हैं, आप रिसर्च जर्नल पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन जो आपके पास मटेरियल है वो पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने एरिया में क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है, इसका पूरा आपके पास डेटाबेस होता है। आपको रिसर्च गैप पता चलता है कि अब जो चीजें नहीं हुई है वही आप अपने रिसर्च में कंटिन्यू करेंगे। तो अब वही से रिसर्च प्रॉब्लम आपको मिल गई। जो रिसर्च का गैप है वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, और ये गैप आपको पढ़ने से भी पता चलती है। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग हैं पीएचडी की या कोई डिसर्टेशन किया, तो हम जब भी जर्नल में, आप कभी कोई आर्टिकल खोल के देखिएगा, जर्नल में रिसर्चर खुद बताता है कि हमारी जो शोध है उसकी ये सीमाएं रही, these were the limitations, these are the issues that has not been investigated in my study, so all these issues are left for future researcher। क्योंकि एक ही स्टडी में आप बहुत सारी चीजों को स्टडी नहीं कर सकते। पहला क्या हुआ, गैप जो है वो गैप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, नोटिसेबल गैप इन द लिटरेचर। हाँ, लिटरेचर से आपको पता चल चुका कि क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया है। और हम थोड़ा सा ये सारी बातों पे तवज्जो इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में आप काम करें, कहीं मैनेजर बने, कहीं आपको कुछ रिसर्च करना पड़े, तो आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि आप उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जो सार्थक हैं, जो उस समय की नीड ऑफ द आवर है, जिसपे काम नहीं हुआ है, और उन फाइंडिंग्स को एक्शन में भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे। So the first way in which a problem is manifested is noticeable gap in the results of investigations। Second है contradictory results। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत बार रिसर्च पब्लिश होता है, उसमें कहते हैं नहीं कॉफी और चाय फायदा करता है, एरोसल रहता है, पर्सन एक्टिव रहता है। स्टडी ए में दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड द बेनिफिट्स ऑफ कैफीन। दूसरा इन्वेस्टिगेटर भी कहता है नहीं ज्यादा कॉफी पीना ही नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। दूसरे हार्ट के इन्वेस्टिगेटर कह रहे हैं नहीं 1 या 2 कप कॉफी हार्ट के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विरोधाभासी परिणाम हो गया। सेम प्रॉब्लम रिसर्चर वन इज सेइंग दैट, एक उदाहरण दे रहा है कि कैफीन इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एंड द अदर रिसर्चर इज सेइंग दैट कैफीन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ।
भैया कौन, नाउ यू आर अगेन replicating the research to find out what exactly the answer है। समझ में आया कि नहीं आया? रिजल्ट है जो भी स्टडी हुई है अपने एरिया में, इसके परिणाम विरोधाभासी है। एक स्टडी कुछ कह रही है, एक कह रही है तो बिजनेस पर पजली हो रहा है। जैसे एक ऑलिव ऑयल वाला कॉन्सेप्ट आया था, तो बोला जाता था हमें इतने दिन से हम लोग सरसों ऑयल यूज कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बीच में आया क्या नहीं, इससे ये प्रॉब्लम होता है, आप ऑलिव ऑयल यूज करोगे। फिर मस्टर्ड ऑयल पे कह रहे नहीं आप रिफाइंड मत खाइए और ये सब। तो ये जो है ना, जो विरोधाभासी परिणाम है, ये फिर एक रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में ओरिजिनेट होता है कि आप किसकी बात को सही मानेंगे। अब हमारा यहाँ पे एक प्रश्न है कि जरा सोच समझ के बताइए कि जब सेम प्रॉब्लम है, सारी चीजें आप मान लीजिए किसी इन्वेस्टिगेटर की स्टडी को रेप्लिकेट ही करना है उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, जब सब चीजें एक जैसी है तो विरोधाभासी परिणाम आने की क्या वजह हो सकती है? कौन बताएगा? Why you are getting contradictory results? तुम सोच के बताओ, टेक्निकल आंसर है। हम सारी जगह तो सेम रिजल्ट नहीं आ सकते ना, कंट्री बेस अलग हो सकता है। मैम सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हमारे सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट एक ही बात हो गई कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। जैसे ईस्ट और वेस्ट है, वेस्टर्न स्टडी के परिणाम हमारे में ना आए, ये एक। और दूसरा रीजन क्या था? मैम ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, आप क्या ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, ऑब्जेक्टिव इज सेम, तभी आपका परिणाम अलग अलग आ रहा है। क्यों? हम कल्चरल वैरायटी है, रिलीजियस बेस भी हो सकता है, कल्चरल वेरिएशन देख लिया। हाँ, वो बैकग्राउंड, हाँ, डेमोग्राफिक बेस हो सकता है। ये एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या हुआ? मुद्दे पे नहीं आ पा रहे तुम लोग। और सोचो, क्यों एक स्टडी में एक परिणाम और दूसरी स्टडी में दूसरा परिणाम आ रहा है। सोचो, एकदम दिमाग लगाओ। मैम 2 मिनट मैम थिंकिंग वाइज भी हो सकता है। मैम जैसे बोला जाता है कि हम अर्बन में लोग नहीं, जस्ट लिसन। जब हम परिणाम की बात कर रहे हैं तो वहाँ थिंकिंग और बोला जाता है कि बात नहीं। यू हैव कॉन्क्रीट रिसर्च एविडेंस, आपने कलेक्शन किया, एनालाइज, आपका डेटा बता रहा है कि नहीं। स्टडी ए कुछ कह रही है, स्टडी ए का डेटा कुछ कह रहा है एनालिसिस के बाद, और सेम स्टडी में रिसर्चर बी का रिजल्ट कुछ कह रहा है। ये आपके पास जो रिजल्ट है डेटा की एनालिसिस के बाद का है। तो सोचना और इसकी कोई बात नहीं है। मैम एक तो साइलेंट ग्रुप होता है, वो भी इफेक्ट डालता है। और कौन बताएगा कि विरोधाभासी परिणाम आने के क्या कारण हो सकते हैं? थोड़ा सा 2 मिनट और सोचो। कोई आइडिया नहीं? नो मैम, किसी को नहीं? मैम रिजल्ट, हाँ बोलो। नहीं मैं पूछ रही थी कि रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस या फिर जस्ट अपोजिट रिजल्ट दोनों का? अपोजिट रिजल्ट के हम टॉकिंग अबाउट अपोजिट, एकदम विरोधा, एकदम उलट रिजल्ट जिसको कहते हैं। एक स्टडी कह रही है, जैसे हम साइकोलॉजी का उदाहरण ले कि बिना पुरस्कार के भी लर्निंग होती है। दूसरे में कह रहे नहीं, लर्निंग अच्छी होगी अगर पुरस्कार या रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो दोनों हम एकदम अपोजिट रिजल्ट की बात हो रही है। एनीवेज, हम आपके उसको विराम देते हुए हम बताते हैं जो रीजन क्या है कि बहुत बार जो भी रिसर्च करने का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं वो वायलेटेड हो जाता है।
कुछ एरर जनरेट हो जाते हैं। बहुत बार क्या है कि हम बाह्य कारक है जो हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स खास तौर से। मैम ये तो साइंटिफिक होते नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी नहीं आ सकते और कॉन्ट्राडिक्ट भी आ सकते हैं। क्या कह रहे हो? मैम ये सोशल नहीं नहीं जब नहीं साइंटिफिक नहीं, नहीं मेथड से हम तो ये नहीं नहीं कह होते रहे हैं। हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी आ सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, एकदम उलट परिणाम आने का कारण आपके मेथोडोलॉजी में फ्लॉ होता है। बहुत बार बहुत सारे रिसर्चर जो है, जो रिसर्च की जो कुछ जिसको कहते हैं ना प्री रेक्विजिट, उसको फुलफिल नहीं करते हैं। टूल क्या यूज करना है आपने चेक नहीं किया। एक्सपेरिमेंटेशन में अगर लैब में कोई स्टडी हो रही है तो आपने इम्पोर्टेंट जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है उनको कंट्रोल नहीं किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत बार हम जो रिसर्च का प्रोसेस है, जो उसका साउंड रिगरस मेथोडोलॉजी है, वो फॉलो नहीं होने की वजह से भी जो है कॉन्ट्रडिक्टरी परिणाम आते हैं। इसलिए जब भी विरोधाभासी परिणाम आ रहे हैं तो आगे हमारा तीसरा रिसर्चर फिर रिसर्च करेगा। और ये भी मानना है कि उत्तर कि अगर रेप्लिकेशन वाली स्टडी हो रही है तो जिसमें सेम परिणाम अगर बहुत सारी स्टडीज में मिल रहा है तो हम उस रिजल्ट को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे मेरा बताने का सिंपल ये तरीका है कि जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें एकदम और तो ये सोशल साइंस का रिसर्च है, प्योर साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत हद तक जो है साइंटिफिक तरीके से, अनबायस्ड तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। आपका टूल वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लैब में कर रहे हैं तो आपका कभी कभी हो रहा है कि क्या हुआ, अचानक कोई मशीन पे आप काम कर रहे हैं, मशीन चलते चलते रुक गई, आपका एक्सपेरिमेंटेशन गड़बड़ हो गया। बहुत बार क्या होता है कि कुछ रैंडम फ्लक्चुएशन होते हैं, नॉइज ज्यादा आ रही है, वातावरण शांत नहीं है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो आपके रिजल्ट को प्रभावित। अब जैसे मान लो कैफीन वाला एग्जांपल लें कि हम इसको लैब में करें, तो पता चल रहा है कि कैफीन का हम एडवांटेज देखना चाह रहे हैं या डिसएडवांटेज देखना चाह रहे हैं। पता चला जो आपने सब्जेक्ट लिया वो कैफीन के अलावा अल्कोहल भी लेता है, तो आपकी फाइंडिंग गड़बड़ाई कि नहीं गड़बड़ाई? वो एक्सट्रेनियस Yes, फैक्टर ma'am. कंट्रोल नहीं हुआ। तो इसीलिए आप जब भी रिसर्च कंडक्ट करें, आप वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्टडी पॉपुलेशन, अभी सैम्पलिंग पे भी आएंगे, कैसी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करेंगे। तो ये जो मेथोडोलॉजी पार्ट है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटर कुछ हिंट दे देता है, कुछ इस तरह से, और बहुत बार आगे हम लोग देखेंगे कि कई बार क्या होता है जानबूझ के साथ डेटा के साथ भी छेड़खानी रिसर्चर करता है, जो कि प्लेगैरिज्म और डेटा फॉल्सिफिकेशन का केस होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो विरोधाभासी परिणाम आने का एक तो वजह है कि कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, और दूसरा वजह कि आपने साउंड मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं करी है। एनीवे, जिस भी वजह से आपको विरोधाभासी परिणाम मिल रहे हैं, आपका उद्देश्य होगा कि कौन सा आंसर सही है, फिर से तीसरी बार कीजिए। बहुत बार क्या होता है ना कि आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि जो कि जो कि एक आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पास जितनी जो भी नॉलेज है, आप उससे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक हम अपने एग्जांपल एक दें कि एक कैंसर के लिए एक साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप सी पर्सनालिटी। एग्जांपल लेके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाया गया कि टाइप सी में क्या होता है, वो बहुत अपना गुस्सा दबा लेते हैं, बहुत एरोगेंस दबा लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, इंट्रोवर्ट रहते हैं। ऐसे पर्सनालिटी वाले लोगों में कैंसर चांसेस ज्यादा होता है। अब हमको ये कुछ फैक्ट है कि हाँ भाई इतना पता है कि हाँ टाइप सी इज रिलेटेड टू कैंसर, लेकिन क्यों ऐसा होता है, कौन सा कैंसरस वो चाहे सेल्स को मल्टीप्लाई, क्या वजह है कि इन लोगों में, इन पेशेंट, इन पर्सनालिटी वालों को कैंसर होता है। तो आपके पास कुछ तथ्य ऐसे हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आपकी जो भी ज्ञान है, जो भी आपके पास डेटा बेस है, आप उसकी सहायता से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर रिसर्च की प्रॉब्लम जनरेट हुई कि आप अपना जो भी आपके मुद्दे हैं,
जो कि आइसोलेटेड है, जो आप डे टू डे लाइफ में जब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तब उसको रिसर्च के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो इन 3 तरीकों में आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिलती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, नई सूचनाओं से, नए इंफॉर्मेशन से आप अपने उन तथ्यों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है, ये हमने देखा रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, किन रूपों में प्रकट होती है। अब फॉर्मुलेशन बनता है कि स्टेप बाय स्टेप हम रिसर्च क्वेश्चन को, रिसर्च प्रॉब्लम को, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मोर और लेस ये तीनों चीजें एक है, बस लिखने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है। पहले हम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के गुण हम जान रहे हैं। एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम किसको कहेंगे, क्या कंसिडरेशन है, क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद हम स्टेप्स पे आते हैं। These are the 7 steps जिसमें एक चीज हम, ये स्लाइड आपको दिख रही है, ध्यान से, थोड़ा सा ब्लर्ड है, Yes, हम ma'am. करने नहीं आया है, हमने बुक से स्क्रीनशॉट लेके, एक ये स्लाइड है, ये डिसेक्शन है कि अब ये सब्जेक्ट एरिया में आपके इतने सारे सब ऑब्जेक्टिव, सब एरियाज है या सब ऑब्जेक्टिव, और एक और ये है, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. दिख रहा है ना, ठीक है, हमें इतना ही पूछना है। अपना अपने उसमें बताइए, I don't think ये hypothesis आज हो पाएगा कि भाई आज प्रॉब्लम खत्म करके कल फिर एक क्लास चलेगी, कल का बता देंगे कब चलेगा। Okay, ma'am. ये ना बहुत थोड़ा सा कठिन है, और ऑनलाइन में ना पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत रिग्रेस चाहिए रहता है। Yes, ma'am. हाँ, अब ये बताओ कि तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या गुण होने चाहिए, किस रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छा कहा जाएगा, और इसी अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम पे ही आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपको मिलेगी। ये ध्यान में रखते हुए रिसर्च प्रॉब्लम्स के कैरेक्टरिस्टिक, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के विशेषता बताएं। सोच के बताओ कि तुरंत मैनेजमेंट में रिसर्च करना है और जीसी से फंडिंग लेनी है, तो आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या उस रिसर्च प्रॉब्लम में रहेगा जिससे आपको फंडिंग मिल जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में बताओ तो समझ में आ जाएगा एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम की क्या विशेषता है। मैम सबसे पहले उसका फॉर्मा अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या हम किए हैं रिसर्च। मीन्स क्लियर होनी चाहिए, एक मिनट, और बताओ, अभी हमने बोला है, अभी हमने हिंट भी किया है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपको फंडिंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फैक्ट्स होने चाहिए। और आपको 10 लाख की फंडिंग चाहिए, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन में क्या ऐसा उसमें डालेंगे कि जो आपको फंडिंग मिल जाएगी, सोच के बताओ। बताए भी मैम, जो भी प्रोजेक्ट पर काम करना हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मतलब रूरल पीपुल के लाइवलीहुड और प्रोफेशन पे पड़ना चाहिए। गुड, ये ध्यान में रखना है कि एक अच्छा रिसर्च समाज का कल्याण होना चाहिए। और जैसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम रूरल वीमेन की हेल्प या रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपके शोध से उनकी लाइवलीहुड बढ़नी चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए, उन परिणामों का उपयोग आप उनको उनके उस कम्युनिटी को एनहांस करने में लगा सकते हैं।
दूसरा क्या है कि रूरल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट एरिया है, आपने उसमें भी कुछ ज्ञान, कुछ फैक्ट, कुछ मैकेनिज्म, कुछ फिनोमेना उसके बारे में बताया, तो थ्योरेटिकल भी इनहांसमेंट हुआ, प्रैक्टिकल भी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कि रिसर्च प्रॉब्लम उपयोगी होनी चाहिए। नहीं उपयोगी होगी तो चाहे रिसर्च विद फंडिंग करिए, चाहे रिसर्च विद नॉन फंडिंग करिए। इसी से देखिए आजकल क्या कहा जाता है कि आप अपने रिसर्च को पब्लिश कराइए। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? क्योंकि ये आम पब्लिक तक, आम लोगों तक आपकी फाइंडिंग पहुंचनी चाहिए। सच करके रख लिए वाला स्टाइल नहीं होना चाहिए। तो सबसे एक अच्छी शोध परिणाम, शोध समस्या का गुण है, पहला तो इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसर्चर का मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। आप ऐसे किसी एरिया में रिसर्च कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो बेकार है। दूसरा में होता है रेलेवेंट होनी चाहिए, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए। जैसा कि अभी जिस बच्चे ने उत्तर दिया रूरल पीपल का, it should be useful for the concerned people in a particular field, उनके लिए उपयोगी होना चाहिए। तीसरा, शोध किया जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो समस्या का समाधान डेटा कलेक्शन किया जा सके, दूसरा नॉन सॉल्वेबल टाइप की प्रॉब्लम। तो आपका शोध समस्या ऐसा होना चाहिए जिसमें आप आंकड़ों का संग्रह कर सके, एनालिसिस कर सके, और आपकी जो रिसर्च है वो जो भी आपका अधूरा ज्ञान है, जो गैप है, उसको फुलफिल करे। साथ में थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन भी नई होनी चाहिए। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में कुछ नयापन होना चाहिए। बहुत बार हम कुछ रिपीटिशन भी करते हैं, कुछ पहले जो स्टडी की जा चुकी है वो भी रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। चाहे कल्चरल वेरिएशन हो, चाहे उसमें कुछ और ऐड ऑन करके आप करिए। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम में नयापन होना चाहिए, वो कुछ नए ज्ञान का सृजन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी रिसर्च क्वेश्चन जो है रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें सफिशिएंट वेरिएबल्स का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बहुत ब्रॉड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत नैरो भी नहीं होनी चाहिए। और एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन साइंटिफिक नॉलेज के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, मींस थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन और क्लिनिकल एंड हेल्थ पॉलिसी। अब आप ये देखिए कि बहुत सारी जो पॉलिसी सरकार की बनी है वो किस पे बेस्ड है? चाहे हेलमेट का यूज हो, चाहे कोरोना में भी आप देख रहे हैं डिस्टेंसिंग, ये वो जितनी सारी आपको ये चीजें फॉलो करनी है। एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट लगाना है। फैमिली विमेन की हेल्थ के लिए अच्छे है कि यू शुड अडॉप्ट सम फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स। तो कहने का मतलब जितनी भी जो नीतियां बन रही है वो किस पे बेस्ड है? इन रिसर्च फाइंडिंग्स पे बेस्ड है। और आपकी जो शोध समस्या है इट शुड बी रेलेवेंट टू फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। आप अपने शोध में आपने तो जो काम किया बताया, उसका मेरिट डिमेरिट सब बताया, लिमिटेशन बताए, और आप एक अच्छे रिसर्चर को ये भी सजेस्ट करना चाहिए कि जो फ्यूचर रिसर्चर है वो किन डायरेक्शन में काम करना है, रिसर्च क्या करना चाहिए। आप थोड़ी हम लोग टेक्निकल चीजों पे भी आ जाए कि आप छोटा रिसर्च कर रहे हैं, 5 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि आपके पास कितना टाइम है। अब जैसे रिसर्च पीएचडी जो है उसके लिए आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपका पूरा रिसर्च 4 से 5 साल में फ्लड जाए, राइट? तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम भी उसी तरह होनी चाहिए कि आप उस पर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग 4 to 5 years में या 3 to 4 years में कर सकें। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आपके पास फिजिबिलिटी सुविधाएं भी होनी चाहिए। सुविधाएं का मतलब क्या हुआ? आपके पास एडिक्वेट पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए, आपके पास पूरा टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, फंडिंग होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, और खास बात यह है मैनेजेबल इन स्कोप। आप उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर सकते। हमको याद है आईआईटी की में रिसर्च कर रही थी लड़की, तो हम लोग
उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. Somehow she was very enthusiastic and she had selected research participants around 1500. अब आप ये सोचिए कि हम लोग एक अच्छा खासा रिसर्च 300 to 400 पार्टिसिपेंट्स में, 400 में भी बहुत टाइम लग जाता है, 300 पार्टिसिपेंट्स को भी कवर करने में कम से कम 2-2.5 साल लग जाता है. जो 1600 लास्ट में she was exhausted. उसको लगा कि she was not able to complete her project. तो उसने फिर उसके सुपरवाइजर ने मोटिवेट करके, एंड इट वाज अ वेरी नाइस रिसर्च. तो बहुत बार क्या होता है कि हम थोड़ा enthusiastic, अच्छा हम ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, हम थोड़ा ज़्यादा enthusiastic हो जाते हैं. हमारे भी रिसर्च बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें सुपरवाइजर और स्टूडेंट दोनों को रातों की नींद हराम करने से लेके सब. नाउ आई रियलाइज कि नहीं, थोड़ा सा 6 या 7, नाउ आई रियलाइज कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आपके टाइम फ्रेम में मैनेज हो जाए, और बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल कोई इथिकल मॉरल इम्पेडिमेंट्स से रिलेटेड कुछ इस तरह का, या कुछ जैसे एक एग्जांपल में, जैसे आप सपोज कोई हिंदू मुस्लिम कुछ कंपैरिजन स्टडी कर रहा है, तो उसमें कुछ उस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए. एक रिसर्च प्रॉब्लम में कोई इथिकल और मॉरल इश्यूज बहुत रिलेटेड नहीं होने चाहिए. और इसके अलावा जो है कंसिडरेशन में हमने इंटरेस्ट की बात कर दी, मैग्नीट्यूड की भी बात कही कि मैनेजेबल, स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए, उसमें सफिशिएंट वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए स्टडी के. और इसमें ये 2 और जरूरी है कि रिसर्चर के पास सफिशिएंट एक्सपर्टाइज होना चाहिए. जब आप पीएचडी या किसी इसमें एनरोल होते हैं तो क्या होता है, आप 2 साल क्या करते हैं, खाली सीखते हैं, पढ़ते हैं, आप कैसे अपना रिसर्च कैरी ऑन करेंगे उसके बारे में सोचते हैं, पायलट स्टडी छोटी सी करते हैं कि आपका टूल है या इक्विपमेंट है, जो भी आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है. तो ये प्रोसेस में आपको क्या होता है कि फाइनल रिसर्च करने के पहले यू हैव ऑल द मास्टरी, आपके पास पूरी एक्सपर्टाइज है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है. अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे. बहुत बार क्या होता है, इतनी गलत सलत एनालिसिस होती है, एक अच्छे रिसर्च का भी कबाड़ा हो जाता है. तो मेक श्योर दैट स्टार्टिंग योर फॉर्मल रिसर्च, एक रिसर्चर को आपकी पूरी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए. रेलेवेंस की बात हम लोग कर चुके हैं कि गैप ब्रिज होना चाहिए, पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में होना चाहिए, उसका यूज थ्योरेटिकल होना चाहिए. और ये सारा अगर बातें होती है तो एक रिसर्चर का भी इंटरेस्ट बना रहता है. डेटा आप कलेक्ट कर सके, एथिकल इश्यूज की बात हम लोगों ने की कि बहुत एथिकल, मॉरल और बहुत कंट्रोवर्शियल चीज इसमें नहीं आनी चाहिए. अब नेक्स्ट है कि स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन, ब्रॉड फील्ड से शुरू किए, फिर ब्रॉड एरिया को सब एरिया में बनाए, फिर उसमें से हमारे इंटरेस्ट की और मोस्ट रेलेवेंट क्या है इसको सेलेक्ट किए, देन रेज रिसर्च क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव क्या होता है अभी इसमें इसके बारे में देखेंगे. मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव होते हैं. फिर आप स्टेप 6 में फिर एसेस कर रहे हैं कि क्या यही वो चीज है जो आप करना चाहते हैं, क्या यही आपके रिसर्च की रेलेवेंस है. और उसके बाद फिर आप डबल चेक करते हैं कि रिसर्च शुरू करने के लिए फाइनली कि जो भी आप करने चाह रहे हैं आपके पास एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज है कि नहीं, आपने क्या बोलते हैं कि यही एग्जैक्टली आप कर. जैसे नहीं कहते कि अगर एक मकान बनाना है तो आपका नक्शा सारी सब चीज फाइनल होने के बाद फिर से एक रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं. दैट रिवीजन इज डबल चेक. बेटा इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल. आज की क्लास हम ये स्टॉप करते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम 3 to 4 इसको कंप्लीट कर देंगे. मैम आप रेस्ट करिए यार. हाँ, तो कल का कोई कुछ बता देना मॉर्निंग वगैरह में, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी, पता नहीं क्यों वेरी, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. नहीं ये सब बहुत सारा ये सब रेस्ट करिए आप. हाँ
T7 करने का आज कम से कम शुरू हो जाएगा। तो ये है अजीज